हाय गाइस, हाउ आर यू माय डियर फ्रेंड्स। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने डेप्रिसिएशन के आईसीआई के स्टडी मटेरियल के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इससे पहले भी हमने बहुत सारे चैप्टर्स के एमसीक्यूज कर लिए हैं। आईसीआई स्टडी मटेरियल की अकाउंटिंग के इन क्वेश्चंस का काम जारी है दोस्तों। तो डेप्रिसिएशन का पहला क्वेश्चन हमारे सामने जो आने जा रहा है, आइए उसे देख लें। क्वेश्चन में लिखा है ओरिजिनल कॉस्ट है एक एसेट की 12,60,000, साल्वेज वैल्यू दी है जी उसकी निल, और यूजफुल लाइफ बताइए एसेट्स की 6 साल। और ये कहा गया है कि जी डेप्रिसिएशन आप पहले साल का कैलकुलेट करिए यूजिंग सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड। माय डियर फ्रेंड्स, जब भी सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड निकाला जाता है तो आपको मालूम है जितने डिजिट है उन सबका एडिशन कर लेते हैं। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, ऐसा ही होता है, ठीक है कि नहीं। और इनके टोटल को ले लिया जाता है, 21 आ गया। और आपको मालूम है कि भाई सम ऑफ ईयर्स ये डिजिट मेथड में निकालने का एक तरीका और भी है। n + 1 डिवाइडेड बाय 2, 6 साल है तो 6 × 6 + 1 डिवाइडेड बाय 2, यानी ये कितना आ गया 6 × 7 डिवाइड बाय 2, दैट इज 42 डिवाइड बाय 2। अगेन द आंसर इज सेम 21। सो आपने ये देखा कि भाई हमारे पास इसको निकालने का ये एक दूसरा तरीका भी है, शॉर्टकट तरीका बोलते हैं। ये फ़ायदा तब देता है जब हमारे पास नंबर ऑफ़ ईयर्स ज़्यादा हो। और दूसरा तरीका हमारे पास ये है सिंपल सा, यही सम ऑफ़ ईयर्स निकालने का, जो कि आपको टोटल करके मिल जाता है। अब ऐसी सिचुएशन में जहाँ पर आपसे कहा जाए कि सम ऑफ़ ईयर्स डिजिट मेथड से आप पहले साल का डेप्रिसिएशन निकाल के दिखाइए, लिखा है ना फर्स्ट ईयर का निकाल के दिखाइए, तो आपको अच्छी तरह से मैंने चीज़ें सिखाई हैं कि फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन, सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन, थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन कैसे निकलता है। हम उसकी जो भी साल्वेज वैल्यू है कॉस्ट में से माइनस कर देते हैं। 12,60,000 में से साल्वेज वैल्यू निल दी हुई है, उसको माइनस करने के बाद जो 12,60,000 आया, हम हर साल उसका अब फर्स्ट ईयर में कैसे करते हैं कि अभी 6 साल इस्तेमाल होना बाकी है। इसका फ़ायदा जो है, क्योंकि जितने साल बचे हैं अभी उससे काउंट किया जाता है और डिवाइड बाय टोटल नंबर। सेकेंड ईयर का निकालना हो तो 12/60 और 12,60,000 5/21, जितने नंबर ऑफ ईयर्स बचते चले जाएंगे हम उसके हिसाब से काम करते चले जाएंगे। अगेन अगर आपको फोर्थ ईयर का निकालना हो तो 4/21, इसी तरीके से निकलेगा एंड सो ऑन। लेकिन इस क्वेश्चन में हमसे तो पूछा है केवल एक ही चीज़ कि भैया बताओ फर्स्ट ईयर का कितना होगा। तो ज़रा इसी को फटाफट से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं क्या आंसर आता है। 12,60,000 मल्टीप्लाइड बाय 6 डिवाइडेड बाय 6 डिवाइड बाय 21। सो आंसर आता है हमारा इसमें 3,60,000 रुपीज़, करेक्ट। और क्या हमारे ऑप्शन में कहीं है ये, लेट अस चेक दैट। 3,60,000, यस ये रहा। तो इसका आंसर क्या हो गया दोस्तों, आंसर हो गया ए। अब चलते हैं आगे। अब लिखा है ऑब्सोलेसेंस ऑफ अ डेप्रिशिएबल एसेट मे बी कॉज्ड बाय। ऑब्सोलेसेंस का मतलब चीज़ का पुराना हो जाना। जैसे जैसे नई टेक्नोलॉजी आ जाती है, जैसे जैसे नए मेथड्स आ जाते हैं, वैसे वैसे क्या होता है, वैसे वैसे पुरानी चीज़ों को हम डिस्कार्ड करते चले जाते हैं। मान लीजिए आपने कोई आज बिल्कुल नया कंप्यूटर लिया और उसके 1 महीने बाद उससे सस्ता, उससे बेटर टेक्नोलॉजी मार्केट में आ जाती है, तो भैया जो आपने पुरानी टेक्नोलॉजी वाला कंप्यूटर लिया था उसकी मार्केट वैल्यू इमीडिएटली डाउन होगी कि नहीं होगी। दैट इज़ ड्यू टू टेक्निकल चेंजेस। सो मार्केट में उसकी डिमांड कम हो जाती है, उस सर्विस की या प्रोडक्ट की डिमांड कम हो जाने पर ऐसा होता है। तो किसी भी कारणवश जो कि एक्चुअली एसेट्स के अपनी परफॉर्मेंस से जुड़े नहीं है, आउटसाइड चीज़ों से जुड़े हुए हैं। किसी दूसरी चीज़ की परफॉर्मेंस बढ़िया हो गई तो इसकी परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली घटिया हो गई, करेक्ट और नॉट। किसी और रिस्ट्रिक्शन के कारण ऐसा हो गया। सो जब आपके सामने ऐसी सिचुएशंस आए तो समझ लीजिएगा जो अनकंट्रोलेबल है वो सारी चीज़ों को ऑब्सोलीट कर देती हैं, पुराना कर देती हैं। अब एग्जाम्पल टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, ये तो मैंने बता ही दिया। बेटर सर्विस, बेटर प्रोडक्ट, बेटर प्रोडक्शन मेथड, ये सारे के सारे आ रहे हैं। चेंज इन मार्केट डिमांड, ये भी आ जाता है। लीगल एंड अदर रिस्ट्रिक्शन, ये भी बाहर के कारण है। तो भैया आंसर तो इसका हो गया सारे के सारे सही हैं। ये देखिए सी में आपको ये सारे के सारे नजर आ रहे हैं, तो इसका मतलब करेक्ट आंसर शुड बी सी।
आगे चलते हैं. द नंबर ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सिमिलर यूनिट्स expected to be obtained from the use of an asset. सेम यूनिट्स हमें कितने समय तक मिलती रहेंगी भैया, यही चीज जो है सेम यूनिट कितने समय तक मिलती रहेगी, इतनी प्रोडक्शन कितने समय तक मिलती रहेगी, ये कहलाती है उस एसेट की यूजफुल लाइफ, यानी उसे हम कितने समय तक इस्तेमाल कर पाएंगे. अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था ना, तो हम इतनी ही यूनिट्स, ऐसी ही परफॉर्मेंस कितने समय तक उससे ले सकते हैं, वो उसकी यूजफुल लाइफ होती है, कितने समय के लिए वो हमारी उसकी यूजफुलनेस होगी. सो दिस इज व्हाट इज द आंसर, और आंसर है इसका बी. चलते हैं आगे. इफ अ कंसर्न प्रपोजेस टू डिसकंटिन्यू इट्स बिजनेस को बंद कर रही है फ्रॉम मार्च 2015 एंड डिसाइड्स टू डिस्पोज ऑफ ऑल इट्स प्लांट्स, कि भैया हम सारे के सारे प्लांट को, सारी मशीनों को बेच देंगे विद इन अ पीरियड ऑफ 4 months, की यानी अब तो पक्की बात हो गई, शॉर्ट टर्म में सारे एसेट बेच डालने हैं. तो भैया बैलेंस शीट में आप क्या दिखाओगे, द बैलेंस शीट शुड इंडिकेट द प्लांट एट देयर. भैया उस समय जितनी नेट रियलाइजेबल वैल्यू होगी उस वैल्यू पे शो किया जाएगा. ये हिस्टोरिकल कॉस्ट का तो काम ही खत्म हो गया ना, कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन का भी काम खत्म हो गया. व्हाई? बिकॉज वी आर नॉट गोइंग टू कीप दिस एसेट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम नाउ. हमने तो बेच के खत्म करना है, तो भाई आज मार्केट में कितना मिलता है उसकी बात करो, दैट्स इट, इसके अलावा कोई बात नहीं होगी. सो आंसर शुड बी बी. इज दैट वेरी क्लियर टू यू? आगे चलते हैं. इन केस ऑफ डाउनवर्ड रीवैल्यूएशन, यानी एसेट की वैल्यू का घट जाना, रीवैल्यूएशन ऑफ अ प्लांट विच इज फॉर द फर्स्ट टाइम रीवैल्यूड, यानी पहली बार उसकी रिडक्शन की जा रही है, पहली बार रिडक्शन करोगे तो डेप्रिसिएशन है, और क्या है. द अमाउंट टू बी डेबिटेड इज द अकाउंट टू बी डेबिटेड. तो वो डेप्रिसिएशन जाएगा कहाँ भाई, प्लांट में जाएगा. नो, डेबिट प्लांट को थोड़ी करेंगे, प्लांट तो घट रहा है. रीवैल्यूएशन रिजर्व बनाने का कोई पॉइंट ही नहीं बनता. ये तो जब आप रिडक्शन कर रहे हो तो ये आपका डेप्रिसिएशन है, लॉस है, इट शुड गो टू P&L. सो आंसर शुड बी सी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. द पोर्शन ऑफ एक्विजिशन कॉस्ट ऑफ द टेंजिबल एसेट, एक्विजिशन कॉस्ट विच इज येट टू बी एलोकेटेड. एलोकेटेड का मतलब क्या होता है, एलोकेशन यानी उसको खर्चे के रूप में दिखाना, यानी उसको डेप्रिसिएशन के रूप में P&L में एलोकेट करना, कॉस्ट ऑफ डेप्रिसिएशन को एलोकेट करना. और क्वेश्चन में लिखा है विच इज येट टू बी एलोकेटेड, यानी इसको अभी हमें डेप्रिसिएशन हमने दिखाया नहीं है, यानी इसे हमने P&L में ट्रांसफर नहीं किया. इसका मतलब बची हुई वैल्यू एसेट की बात हो रही है, यानी ये बची हुई वैल्यू क्या है कि डेप्रिसिएशन इस साल का यूज निकाल देने के बाद जो वैल्यू बच गई, हम उसी वैल्यू की बात कर रहे हैं, यानी हम बात कर रहे हैं रिटर्न डाउन वैल्यू की. रियलाइजेबल वैल्यू नहीं, एक्यूमुलेटेड इकट्ठी वाली नहीं, ये है जो वैल्यू बच गई भैया उसकी आज की डेट में. दिस इज रिटर्न डाउन वैल्यू एंड द आंसर इज ए. आगे चलते हैं. द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन इज टू, क्यों करते हो भैया आप डेप्रिसिएशन? टू क्रिएट सीक्रेट रिजर्व? नो. रिड्यूस द बुक वैल्यू ऑफ द एसेट? नो. एलोकेशन ऑफ कॉस्ट टू द एसेट? यस, उसकी एलोकेशन करने के लिए. अभी थोड़ी देर पहले ही तो इससे लास्ट वाले पोर्शन में तो एलोकेट का मतलब बताया. डेप्रिसिएशन का मतलब ही यही होता है भाई, डेप्रिसिएशन का तो मतलब ही यही होता है. सो व्हाट शुड बी द आंसर? भाई आंसर क्या हो गया? सी हो गया. आंसर क्या हो गया? सी. ये है हमारा आंसर. चला जाए आगे. क्वेश्चन नंबर 8 हमारे सामने. क्वेश्चन कहता है जी 25,20,000 की ओरिजिनल कॉस्ट है, सैल्वेज वैल्यू है उसकी 1,20,000. ओके, तो 25,20,000 में से 1,20,000 की सैल्वेज वैल्यू है, यानी 24 लाख की कॉस्ट हो गई नेट. यूजफुल लाइफ है 6 साल. एनुअल डेप्रिसिएशन SLM से बहुत ही आसान है, 6 से डिवाइड कर दो पता लग जाएगा. 4 लाख रुपए पर ईयर SLM का डेप्रिसिएशन आ गया. सिंपल. कितना आंसर आ गया? आंसर आ गया बी. आंसर आ गया वेरी सिंपल बी. द कॉस्ट ऑफ मशीन इज ₹20 lakhs. 20 लाख रुपए की कॉस्ट ऑफ मशीन है. 2 years लेटर द बुक वैल्यू इज 10 lakhs. 2 साल के बाद बुक वैल्यू क्या हो गई? 10 लाख रुपए हो गई. और स्ट्रेट लाइन मेथड से इसका मतलब क्या डेप्रिसिएशन होना चाहिए भाई? 20 लाख की वैल्यू में 50% का रिडक्शन आ गया 2 साल में. और स्ट्रेट लाइन मेथड है, 20 लाख की चीज़ में आज वो 10 लाख की रह गई, तो भाई ये 10 लाख का रिडक्शन आया कि नहीं?
अगर मैं कहता हूँ कि 10 लाख का डेप्रिसिएशन 2 साल में लगाया है, स्ट्रेट लाइन मेथड से लग रहा है, तो इसका मतलब पहले साल में ही 5 लाख लगा होगा, दूसरे साल में ही 5 लाख, और 10 अभी भी बचा है, यानी और 4 साल चलेगा और 2 साल चलेगा ये, तो 5-5 लाख ये हो गया फर्स्ट ईयर का, ये सेकंड ईयर का, ये थर्ड ईयर का, ये फोर्थ ईयर का। इसका मतलब 4 टुकड़ों में आपने डिवाइड कर दिया, यानी आपने इसको 25% SLM का डेप्रिसिएशन लगा के रिड्यूस किया है। तो भैया आंसर भी क्या होना चाहिए, परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन सी 25% होना चाहिए। वेरी वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। अब चलेंगे आगे। अब लिखा है जी ओरिजिनल कॉस्ट थी 13 लाख, सैल्वेज वैल्यू है 40,000, ठीक है जी। तो 13 लाख में से 40,000 हमने कर दिए माइनस, बचा कितना 12,60,000। 6 साल की यूजफुल लाइफ है, डेप्रिसिएशन निकालो, सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड। ये तो सेम वाला हो गया, पहले वाला क्वेश्चन भी हमने जो किया था वो भी ऐसा ही था, उसमें बस सैल्वेज वैल्यू नहीं दी हुई थी तो हमने माइनस किया था निल, इसमें सैल्वेज वैल्यू माइनस किया 12,60,000। तो अब जो सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड आएगा 1 से लेके 6 तक का, वो 21 आएगा। और पहले ईयर के लिए डेप्रिसिएशन कितना आएगा फर्स्ट ईयर के लिए, 12,60,000 का 6/21, आंसर 3,60,000 आया था, वो सेम ही था, तो इसमें भी आंसर ये सी होगा। आंसर इज सी। विच ऑफ द फॉलोइंग एसेट डज नॉट डेप्रिशिएट, भैया लैंड पर कभी डेप्रिसिएशन होता ही नहीं, उसकी वैल्यू बढ़ती है हमेशा, तो आंसर हो गया सी। कितना आसान है, आगे चलते हैं। अ कंपनी परचेज्ड अ मशीनरी ऑन 1 अप्रैल 2010, तो 1 अप्रैल 2010 से लेके 31 मार्च 2011 तक पहला साल हो गया। आगे क्या बोल रहा है, 15 लाख की लिए, ठीक है जी, पहले तारीख को ही हमने 15 लाख की मशीन ले ली। इट इज एस्टिमेटेड दैट द मशीनरी विल हैव अ यूजफुल लाइफ ऑफ 5 years आफ्टर विच इट विल हैव नो सैल्वेज वैल्यू, यानी सैल्वेज वैल्यू तो है ही नहीं। तो बताओ भैया सैल्वेज वैल्यू अगर नहीं है तो डेप्रिसिएशन 5वें साल में, 2014 से 15 तो 5वां साल हो गया, कैसे 11-12, 12-13, 13-14, और 14-15, यानी एक हो गया, ये दूसरा साल, ये तीसरा साल, ये चौथा साल, और ये 5वां साल। इस साल का डेप्रिसिएशन कितना होगा, क्या कुछ दिया यहाँ पर SLM वगैरह कुछ नहीं, तो कुछ नहीं लिखा, लेकिन सीधा 5 साल का यूजफुल टाइम दिया, उसका यूजफुल लाइफ दिया, तो इसका मतलब बराबर लेंगे। 15 लाख डिवाइड बाय 5, तो हर साल 3-3 लाख का है, तो भैया 5वें साल में भी कितना आएगा डेप्रिसिएशन, 3 लाख रुपए ही आएगा। करेक्ट, सो आंसर इसका क्या हो गया, सी। इफ द इक्विपमेंट अकाउंट हैज द बैलेंस ऑफ 22,50,000 और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आज तक 14 लाख हो चुका है, तो देख लेते हैं भैया आज की रिटर्न डाउन वैल्यू क्या है, माइनस कर देंगे इसमें से 14 लाख, तो भैया 8.5 लाख रुपए जो है वो आज की रिटर्न डाउन वैल्यू है, बुक वैल्यू है। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है, द बुक, लो सीधा बुक वैल्यू ही पूछी है, 8.5 लाख, काम ही खत्म हो गया। आई थॉट के कुछ और पूछेंगे, सिर्फ बुक वैल्यू पूछ के ही काम खत्म कर दिया इन्होंने तो। ओके नेक्स्ट, नया चैप्टर आ गया, बिल ऑफ एक्सचेंज, इसकी बात कर ली जाए। 1 जनवरी 2017 के दिन बिल ड्रॉ किया है 1,20,000 का 3 महीने का, तो भैया मैच्योरिटी डेट क्या होगी, 1 जनवरी से लेके 1 फरवरी, 1 मार्च, 1 अप्रैल, 3 दिन ऐड करो, 4 अप्रैल आ गई। 4 अप्रैल 2017 जो है वो क्या होगी, मैच्योरिटी डेट, और वही पूछी गई है, तो आंसर क्या आना चाहिए, ये रहा 4 अप्रैल 2017 सी। उसके बाद ऑन 16/6/2016, 16 जून बिल ड्रॉ किया 30 दिन के लिए। अब 30 दिन के लिए किया तो भैया 16 से 16 काउंट करेंगे, ऐसे डेट से डेट, ऐसा नहीं होता, इसमें पूरे 30 दिन काउंट करेंगे, पूरे 30 दिन काउंट होंगे इसमें। अगर मंथ्स होते हैं तो डेट टू डेट काउंट करते हैं, अगर डेज होंगे तो पूरे डेज काउंट होंगे। तो भैया 14 दिन बचे जून के, और 16 दिन कौन से बचे, जुलाई के, तो 16 जुलाई आ गई, 14 और 16 30 हो गए।
30 डेज का काम है ना। क्या कहा मैंने? 16 जून से 30 जून तक 14 दिन हो गए। अब 30 दिन काउंट कर रहे हैं तो 16 डेज लेने पड़ेंगे किसके? जुलाई के। 16 जुलाई आ जाएगी। इसमें 3 दिन ग्रेस के ऐड कर दो, 19 जुलाई आ गई। ठीक है कि नहीं? लेकिन वो कह रहे जी 19 जुलाई पब्लिक हॉलिडे है, तो भाई जब पब्लिक हॉलिडे है तो श्योर शॉर्ट है, इससे जब पहले ही पता होता है कि इस दिन छुट्टी है तो उससे एक दिन पहले मैच्योरिटी डेट मानी जाती है। एक दिन पहले नहीं, इनफैक्ट जो उससे पिछला वर्किंग डे है वो मानी जाती है। तो ऐसी सिचुएशन में मैच्योरिटी डेट क्या होगी? 18 जुलाई होगी। आंसर क्या आ गया आपके सामने? बी। वेरी सिंपल। PQ ड्रॉज अ बिल ऑन XY 1,30,000 का बिल, और उसके बाद 1 जनवरी 2017 को लिखा है। X accepts the bill on 4th जनवरी, 3 दिन बाद एक्सेप्ट किया फॉर अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स। आफ्टर डेट, अब ये लिखा है आफ्टर डेट। अगर बिल जो है आफ्टर डेट है तो उसके जो दिन काउंट होते हैं, जो महीने काउंट होते हैं, वो उसी डेट से काउंट होते हैं जो कि डेट ऑफ द बिल है, जो कि डेट ऑफ द बिल है। अब डेट ऑफ द बिल हमारे पास दी हुई है कौन सी? 1 जनवरी 2017। 1 जनवरी 2017 से ही पूरे 3 महीने काउंट करोगे आप। लेकिन अगर ये दिया होता 3 मंथ्स आफ्टर साइट, आफ्टर साइट का मतलब जिस दिन सामने वाले व्यक्ति ने उसे एक्सेप्ट किया, तो उस डेट से काउंट होता। लेकिन तो बिल आफ्टर डेट है। बिल आफ्टर डेट का मतलब जिस दिन वो बिल लिखा गया, तो यहीं से वो दिन काउंट किए जाएंगे 3 महीने, यानी 1 जनवरी से लेके 3 महीने काउंट करो। 1 अप्रैल आ गया, 3 दिन ऐड करो, 4 अप्रैल आ गया, तो आंसर हो गया हमारा ए, 4 अप्रैल 2017। ए ड्रॉज अ बिल ऑन बी, और ए ने इंडोर्स कर दिया सी को, तो भैया सी इंडोर्स ही है, सी पे ही है, तो पे ही कौन हो गया? सी हो गया। सिंपल सी बात है, सी को ही पैसा मिलेगा। अब तो पैसा तो बिल जिसके हाथ में है, सी के हाथ में, वही तो पे ही हो गया, उसे पैसे मिलेगा। 1,20,000 का बिल डिस्काउंट किया था सरस ने, 1,18,800 रुपए में डिस्काउंट करवाया था। ओके। एट मेच्योरिटी क्या हुआ? एट मेच्योरिटी द बिल रिटर्न्ड डिसऑनर्ड, और नोटिंग चार्जेस बैंक को और देने पड़े 200। तो बैंक कितना लेगा? बैंक ने भैया 1,20,000 रुपए का बिल इसको डिस्काउंट किया था, तो वो तो पूरे अपने 1,20,000 लेगा, साथ में नोटिंग चार्जेस और ले लेगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। हाउ मच अमाउंट विल द बैंक डिडक्ट? बैंक सीधे यही तो डिडक्ट करेगा, 1,20,200 फ्रॉम सरस बैंक बैलेंस एट द टाइम ऑफ डिसऑनर। पूरे यही कहाँ लिखा हुआ आंसर? ये रहा सी। ठीक है कि नहीं? X ड्रॉज अ बिल ऑन Y ₹3 lakhs 1 जनवरी 2016 के दिन, 3 मंथ्स आफ्टर साइट। ये लो, आफ्टर साइट वाला क्वेश्चन भी आ गया, और एक्सेप्ट किया 6 जनवरी के दिन। तो भैया 6 जनवरी से काउंट होंगे अब 3 महीने। 6 फरवरी, 6 मार्च, 6 अप्रैल, उसमें 3 दिन ऐड करो, 9 अप्रैल आंसर आ गया। कहाँ पर लिखा है आंसर? ये रहा 9 अप्रैल। तो इसका मतलब ड्यू डेट जो मेच्योरिटी होगी वो ये होगी 9 अप्रैल। सेम चीज आगे जो अभी डिस्कस की थी। एक्स ने 5 लाख रुपए का माल बेचा, वाई ने 4,30,000 कैश दे दिया, बचा कितना? 70,000 का। एक्स ने उस पर डिस्काउंट दे दिया 2%। भैया इसका 2% कितना हो गया? 1,400 रुपए, यानी 70,000 में से 1,400 माइनस कर दो, 68,600 का अमाउंट आ गया। आगे क्या है? एंड वाई रिक्वेस्ट एक्स टू ड्रॉ बैलेंस, तो लो जी लो, इसी का बैलेंस आ गया 68,600 का बैलेंस होगा, और अमाउंट यही पूछा है, आंसर आ गया सी। ये तो डायरेक्टली वही आंसर जो हम कैलकुलेशन बीच बीच में करते हैं उसी से आंसर निकल रहा है। ऑन 1 जनवरी 2017 एक्स ड्रॉज अ बिल ऑन वाई 5 लाख रुपए का, एक्स ने उसे डिस्काउंट किया 4 जनवरी 2017 के दिन 12% के रेट से। तो अब कितने महीने बचे? 4 जनवरी को तो किया तो 3 दिन तो वैसे ही ग्रेस के निकल गए इसमें। अब जनवरी के बाद फरवरी, मार्च, अप्रैल, 3 महीने का, यानी 5 लाख रुपए का ये बिल है दोस्तों। इस पर 12% के रेट से 3 महीने का डिस्काउंट निकल आएगा इससे। बोलो यस और नो। कितना आ गया? 15,000। तो भैया आंसर क्या है? ए। डिस्काउंट निकला है सीधा 15,000। ओके। जय ने बिल ड्रॉ किया जॉन पे, 3 लाख रुपए का ये बिल था, 3 महीने के लिए किया।
और 4 फरवरी को डिस्काउंट करवाया 12% के रेट से। तो इसका मतलब अब कितने महीने बचे हैं उसके खत्म होने में? इस बार 4 फरवरी को करवाया है, इसका मतलब 1 महीना तो बीत ही चुका, यानी केवल 2 महीने का डिस्काउंट निकाला जाएगा। इस केस में 2 महीने ही तो बैंक को इंतजार करना पड़ेगा, और रेट क्या है 12% ही है, तो यानी केवल 2 महीने का डिस्काउंट निकलेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस बार इसका मतलब 6,000 रुपये का डिस्काउंट का अमाउंट आ गया। कहीं आंसर दिया तो लिख दो फटाफट से। ये रहा 6,000, बी आंसर आएगा आपका। इज दैट क्लियर? ओके, XZ ड्रॉज अ बिल ऑन YZ, 2 लाख रुपए का बिल है 3 महीने का, 1 जनवरी 2017 के दिन बिल को डिस्काउंट करा लिया गया बैंकर से 1,000 रुपए में। ओके, तो बैंकर ने तो डिस्काउंट करने के बाद 1,99,000 दे दिया, इन्होंने वो यूज कर लिया। बाद में क्या हुआ, मैच्योरिटी हुई तो बिल डिसऑनर हो गया। डिसऑनर हो गया भैया, तब तो आपको बैंक को पूरे देने पड़ेंगे 2 लाख, और बैंक कहेगा मैं आपसे बैंक कहेगा कि मैं पूरे 2 लाख लूंगा भैया, क्योंकि 1,000 तो उसकी इनकम है। जो डिस्काउंट काटा है उसने, वो तो उसके वेट करने का, इंतजार करने का चार्ज था। अब तो वो डिसऑनर हो गया बिल, तो पूरे 2 लाख रुपए लेगा आपसे, तो वो आपके अकाउंट में से माइनस करेगा और आप उसको क्रेडिट करोगे। आप अपने बैंक अकाउंट को क्रेडिट करोगे, वो आपके बैंक अकाउंट को माइनस करेगा। तो इन द बुक्स ऑफ XZ, यानी जिसका बिल था, तो वो क्या करेगा, बैंक को क्रेडिट करेगा। कितने से? पूरे 2 लाख से भाई, पूरे 2 लाख रुपए से। और इसमें तो नोटिंग चार्जेस दिए नहीं, अगर वो दिए होते तो वो भी ऐड होते हैं। तो आंसर क्या आएगा इसमें? 2 लाख। अभी नोटिंग चार्जेस वाला केस भी तो किया था हमने, इसमें नोटिंग चार्जेस नहीं है, तो पूरे 2 लाख का अमाउंट आ गया। ओके, ऑन 1 जनवरी 2017 XA ड्रॉज अ बिल ऑन YB फॉर 1 लाख, 1 लाख रुपए का बिल था। मैच्योरिटी के दिन उसने कहा जी 2 महीने के लिए साहब और रिन्यू कर दो, इंटरेस्ट ले लेना। ठीक है जी, 2 महीने का इंक्रीमेंट कराना है डेट में, 12% का इंटरेस्ट लेना है, और बिल कितने का है? 1 लाख रुपए का। 1 लाख रुपए का ही तो है, तो इसका मतलब 2,000 रुपए का इंटरेस्ट चार्ज करेगा वो। तो आंसर क्या आ गया? ए। वेरी वेरी सिंपल। जितने महीने आप एक्सटेंड करवाते हो रिन्यूअल के समय में, उतने महीने का ही तो सामने वाला इंटरेस्ट चार्ज करेगा। ओके, अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज ड्रॉन बाय, जिसने उधार दिया होता है वही तो पैसा लेना होता है उसने, यानी क्रेडिटर, और वही बिल ड्रॉ करता है, उसी का राइट होता है। वो बिल में लिखता है कि तुम मुझे मेरे बताए गए दिन पर, इतने दिन महीने बाद ये पैसा मुझे दोगे या मेरे बताए गए पर्सन को दोगे। एक अनकंडीशनल ऑर्डर लिखता है वो, जबकि बिल ऑफ एक्सचेंज में जैसे अनकंडीशनल ऑर्डर है, और एक प्रॉमिसरी नोट में कौन प्रॉमिस करता है? देने वाला यानी डेटर, वो अनकंडीशनल प्रॉमिस करता है कि साहब मैं आपको पैसा दूंगा। तो बिल ऑफ एक्सचेंज में अनकंडीशनल ऑर्डर होता है क्रेडिटर के द्वारा जिसने पैसा लेना है, और प्रॉमिसरी नोट में देने वाला व्यक्ति डेटर कहता है साहब मैं पैसा दूंगा, अनकंडीशनल प्रॉमिस है वो। ठीक है ना? ओके, एट द टाइम ऑफ ड्रॉइंग अ बिल, ड्रॉअर क्रेडिट्स, बिल ड्रॉ करेगा तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डेटर करेगा, क्योंकि डेटर से लेना था उसको तो क्रेडिट कर दिया। एक नया एसेट उसके पास आ गया बिल के रूप में, तो किसको क्रेडिट करेगा भाई? डेटर को करेगा। सी आंसर हो गया, सिंपल। प्रॉमिसरी नोट इज मेड बाय परचेजर, उधार जिसने लिया भैया वही तो प्रॉमिसरी नोट मेंटेन करेगा, बना के देगा, और रिक्वेस्ट करेगा साहब मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं आपको ये पैसा दूंगा। अ बिल ऑफ एक्सचेंज कंटेन्स एन अनकंडीशनल व्हाट ऑर्डर, ये आंसर है, अनकंडीशनल ऑर्डर होता है उसमें। आगे चलते हैं। प्रॉमिसरी नोट में क्या होता है? बिल ऑफ एक्सचेंज में तो अनकंडीशनल ऑर्डर होता है, प्रॉमिसरी नोट है अनकंडीशनल प्रॉमिस। यहाँ लिखा नहीं अनकंडीशनल, बट ये अनकंडीशनल प्रॉमिस होना चाहिए। आंसर हो गया बी। द रिबेट ऑन द बिल शोज दैट, रिबेट तो तभी मिलती है जब मेच्योरिटी डेट से हम पहले पे करते हैं, सो इट हैज बीन पेड बिफोर द डेट ऑफ मेच्योरिटी। ये लो जी, सी आंसर आ गया। आफ्टर नहीं, एक ही बार में आंसर नजर आ गया सीधा। इंडोर्स में तो दिया ही नहीं जाता, आफ्टर दिया नहीं जाता, हम ड्यू डेट से पहले पे करते हैं तब होता है आंसर। सी हो गया। नोटरी पब्लिक में चार्ज इज फी फ्रॉम, भैया जिसके हाथ में बिल होता है वही जाके उसको नोट कराता है, तो नोटिंग चार्जेस भी वही देता है, यानी होल्डर ऑफ द बिल। तो आंसर कौन क्या है? ए, होल्डर ऑफ द बिल ही ये पे करता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, हमने ये डेप्रिसिएशन और बिल ऑफ एक्सचेंज के आईसीएएस स्टडी मैट के क्वेश्चन सारे के सारे इसमें कर लिए। अब मुलाकात होगी अपने नेक्स्ट सेशन में और बातचीत करेंगे अगले चैप्टर के एमसीक्यूज की।
तब तक के लिए अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड।